वर्ग 7 के छात्र एवं छात्राओं, पिछले दिन हम लोग इतिहास का पाठ पहला पढ़े हैं। जिस पाठ का नाम था कहाँ, कब और कैसे। तो आज हम लोग उसी पाठ में पढ़ेंगे कि नए समाज और राजनीतिक समूह का उदय। अभी हम लोगों ने देखा कि मध्यकाल में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। इन परिवर्तनों ने लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई समुदाय अस्तित्व में है। इसी काल में राजपूतों ने भारतीय इतिहास में एक नई शक्ति के रूप में पदार्पण किया। राजपूत कौन थे और कहां से आए, इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। एक अन्य समुदाय कवि और चारण का था, जो राजाओं के पराक्रम, उनकी दयालुता और विजय गाथाओं का गुणगान करता था। इस काल में जन्म लेने वाली अनेक जातियां सामाजिक क्षेत्र में आज भी सक्रिय है। राजाओं के दरबार में मुफ्ता लिखने पढ़ने का कार्य करने वाली कायस्थ जाति भी इसी काल में प्रकाशित है। इसके अलावा सिख, जाट आदि समुदाय भी राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती जो भूमि की तलाश हो रही थी, जंगल काटे जा रहे थे। जंगलों में रहने वाले वनवासियों को जंगल छोड़ना पड़ रहा था। कुछ वनवासी जंगलों को खेती जो भूमि बनाने में जुट गए, वे किसान बन गए। धीरे धीरे उनके जीवन में जटिलता आने लगी। किसानों का ये नया समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। किसानों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर दिखाई पड़ने लगा। उनके बीच ऊंच नीच भावना पनपने लगी। वे जातियों एवं उपजातियों में विभाजित होने लगे। ये जातियां स्वयं अपना नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे इलाके में जाति पंचायत कहा जाता था। अब हम लोग ऐतिहासिक स्रोत यानी इतिहास को जानने के साधन के बारे में जानेंगे। इतिहासकार अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं और इस काम में विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। ऐसे सभी साधन स्रोत कहलाते हैं। पिछली कक्षा में भी आपने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में एक समझ विकसित की थी। इन स्रोतों में लिखित रचनाएं अथवा पांडुलिपियां, अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष, चित्र इत्यादि शामिल हैं। प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में इन स्रोतों की संख्या में वृद्धि हुई और इनमें विविधता भी पाई गई, किंतु प्रधानता लिखित सामग्री की ही रही। जैसा कि आप जान चुके हैं कि 13वीं शताब्दी से भारत में कागज का प्रचलन व्यापक ढंग से होने लगा था। इस काल में लिखी गई पांडुलिपियां एवं प्रशासन संबंधी अन्य प्रपत्र अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में सुरक्षित है। इस काल की अनेक घटनाओं की जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। अभिलेख प्रायः पत्थरों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर लिखे गए थे। हमारे देश के बहुत सारे मंदिरों, मस्जिद और गांवों में अभिलेख आज भी है। इस काल के स्रोतों में पांडुलिपियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे तत्कालिक इतिहास को जानने में मदद मिलती है। पांडुलिपियां हस्तलिखित सामग्री है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरंभ में ताड़ पत्रों और भोजपत्रों पर यह लिखी जाती थी, बाद में कागज पर लिखी जाने लगी। धीरे धीरे कागज सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। इस युग में आप पाते हैं कि प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। ये पांडुलिपियां अनेक भाषाओं में है, जिनका हम आज इस्तेमाल करते हैं। फरमान राजा द्वारा निर्गत आदेश पत्र को कहते थे। अधिकतर ऐसे आदेश पत्र भूमि अनुदान से संबंधित थे।
प्रस्तुत फरमान जो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है, शेख फैजुल्लाह नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया था, जिससे स्पष्ट आदेश है कि उस क्षेत्र की समस्त कृषि योग्य एवं अन्य भूमि एवं उससे प्राप्त राजस्व और अन्य उत्पादों पर शेख फैजुल्लाह के कुल यानी वंश का नियंत्रण होगा और उनकी मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारी होगा। इस फरमान से जागीरों को वंशा अनुवांशिक बनाने का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता है। अब मैं आप लोगों को इस इतिहास के बारे में इतना ही कह करके इस पाठ का कुछ क्वेश्चन है जिसको हमने बोर्ड पर लिखाया है, उसे आप लोग देखकर लिख लेंगे और याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मध्यकाल के वैसे वस्त्रों की सूची बनाइए जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं, जिसका जवाब हमने बोर्ड पर लिख दिया है। चौथा क्वेश्चन है कि वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुए 2 प्रमुख प्रौद्योगिकीय परिवर्तन को बताइए, उसका भी जवाब आप लोगों को बोर्ड पर है। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, इसका भी जवाब लिखा दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है कि वनवासियों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा, इसको भी मैंने बोर्ड पर लिखा दिए हैं और इसके बाद में जो बच रहा है फिर अगले दिन होगा और इसमें जो ऑब्जेक्टिव और मिलान है वह अगले दिन होगा।